Hello students, in this video we will talk about the third chapter which is atoms and molecules. So, atoms और molecules के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे and starting में we'll get to know about an idea about atoms. तो atoms के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शुरू से ही काफ़ी पुराने टाइम से ही जो है लोगों को इस बात में दिलचस्पी थी कि मैटर जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, कि मैटर कैसे बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ें कैसे हैं। तो ये बात है समवेयर 500 BC बिफोर क्राइस्ट। उस टाइम पे ही लोगों ने इसके बारे में जो है अपनी फिलॉसफी देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर एक अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देयर वर इंडियन एज वेल एज ग्रीक फिलोसफर्स। इंडियन फिलोसफर थे और ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने 500 BC के आसपास एटम्स के बारे में बात करना शुरू किया। तो दोनों का ही बेसिक आइडिया सेम था। इंडियन में महर्षि कनंद, ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, डी कनंद, KANAND, महर्षि कनंद हैं जिन्होंने परमाणु का जो है नाम दिया। और ग्रीक साइंटिस्ट में जो नाम है वो है डेमोक्रिटस। तो ये दोनों जो फिलोसफर हैं मेनली परमाणु का नाम जो है वो जोड़ा जाता है महर्षि कनंद की फिलॉसफी से। और डेमोक्रिटस ने भी इसी तरह का अनडिविजिबल पार्ट, यानी अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें और छोटे पार्टिकल में और छोटे पार्टिकल में, दोनों ही फिलॉसफी सेम थी कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें, हमने मैटर को अगर हम डिवाइड करते रहें तो हम एक छोटे से ऐसे पार्टिकल पर पहुंच जाएंगे विच इज़ फर्दर अनडिविजिबल, जो अभाज्य है, आगे उसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है, फिलॉसफी थी, यानी एक थॉट प्रोसेस था। ऐसा जो है फिलोसफर्स ने ऐसा सोचा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इतने छोटे कण पे पहुंच जाएंगे जिसको परमाणु भी कहा गया। परमाणु ना, परम अणु, परमाणु, तो जो सबसे छोटा कण है उसी को परमाणु कहा गया। इसी तरह ग्रीक फिलॉसफी में भी कहा गया, यानी कि सबसे छोटा इंडिविजिबल जो कण था उसको हमने परमाणु कहा। ये थी फिलॉसफी। तो ये फिलॉसफी थी, इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में सिर्फ एक उन्होंने सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। नो एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन इट। इसके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं थे, इनके बारे में उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ऐसा होगा, या उन्होंने सिर्फ एक थॉट प्रोसेस जाहिर किया कि ऐसा अगर हम करें तो किसी दिन हम ऐसे परमाणु तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इस पर रियल वर्क है तो वो समवेयर 1800 के आसपास आप समझ सकते हो, यानी अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते इस पर सब्सटेंशियल काम होने लगा। और एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना भी होगा, लेवोजियर। लेवोजियर वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे उनका कंप्लीट जो पूरा नाम था वो एंटनी एल लेवोजियर है। एल लेवोजियर इनको बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट नेम है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए एक एडिशनल फैक्ट है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, लेवोजियर को। तो लेवोजियर ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, फैक्ट बेस्ड बातें की और बहुत सारे लॉज दिए। उनमें से 2 लॉज की हम अभी बात करेंगे। इन्हीं लॉज के बेस पे क्या हुआ कि एटम के बारे में फर्दर डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले जो लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था ये पहला लॉ था। ये लॉ क्या कहता है, सिंपली ये लॉ जो बात करता है कि जो मास है, मास आप इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स कंजर्व्ड।
और इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एक्स है कोई रिएक्टेंट है और वाई है इसके साथ जुड़ता है और एक प्रोडक्ट बनता है एक्स वाई। तो सिंपली लेवोसियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पाया कि मान लो ये 5 ग्राम था, ये 5 ग्राम था, तो ये जो 10 ग्राम हो गया रिएक्टेंट का मास, ये भी 10 ग्राम ही होगा प्रोडक्ट का मास। तो इसमें कोई और चीज़ नहीं हो सकती, 10 ग्राम होगा। ठीक है, तो जितने रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। बहुत सिंपल सी ये बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी क्रांतिकारी बातें थी उस टाइम पे। 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इतनी सिंपल बातों के लिए नोबेल प्राइज मिल जाया करते थे। तो लेवोसियर ने कहा, एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि अगर हम इस तरीके से दो रिएक्टेंट लेते हैं तो उन रिएक्टेंट का जो मास होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि आप किसी भी तरीके से मास नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि आपने कोई मास लिया 1 किलोग्राम चीज़ को 2 किलोग्राम किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। अगर ऐसा कोई तरीका होता तो हर कोई इसी तरीके से बिजनेस करने लग जाता। आप 1 किलोग्राम सब्सटेंस लो, उसका मास बढ़ाओ और ज़्यादा मास बेचो। तो ये तो मतलब आज हमें बहुत कॉमन सी बात लगती है, लेकिन लेवोसियर ने ये स्टेटमेंट जब दी तो ये लॉ बना जो आज तक भी फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ जैसे ये दिखाया गया है। तो आप इस पूरे सेटअप को थोड़ा सा ध्यान से देखें। जो यहाँ पर इग्निशन ट्यूब है, यहाँ पर एक एक आपको कॉनिकल फ्लास्क दी गई है। ये जो बड़ी जो फ्लास्क है ये कॉनिकल फ्लास्क है और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है। तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक्स है कोई रिएक्टेंट और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वाई है। ये ऊपर से कॉर्क से हमने इसको बंद कर रखा है, थ्रेड है, धागे से इसमें लटका रखा है इसको। ये फ्लास्क है और ये स्मॉल इग्निशन ट्यूब है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मान लो कॉपर सल्फेट है एक्स में और वाई में सोडियम कार्बोनेट है। कोई भी रिएक्टेंट आप समझ लो, तो रिएक्टेंट क्या है, अभी हमने उनको अलग अलग रखा हुआ है, उनको हमने मिक्स नहीं किया, उनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कैसे पूरे सेटअप को हम इसको वे कर लेते हैं, मतलब इसका मास हम निकाल लेते हैं, कितना इसका वजन है, कितना इसका मास है, वो निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम इस थ्रेड को जो है इसको लूज करके, इसको छोड़ के इस एक्स, ये जो सोल्यूशन एक्स था, एक्स और वाई को अब हम मिला देते हैं। तो क्या होगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो जो भी रिएक्शन हो उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट में आपस में रिएक्शन होगी और रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन लेवोसियर ने ये पाया कि जब जो मास इसका इनिशियली था, मान लो 1.25 प्लस 1.43 जो ग्राम है, दैट वुड बी 2.68 ग्राम जो था इन दोनों का मास, वो प्रोडक्ट का भी उतना ही मास। अब प्रोडक्ट क्या है, वो बदल गए हैं, वो नई चीज बन गई है, लेकिन फिर भी उनका मास वही रहा जो रिएक्टेंट का मास था, उसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्क। हमने देखा कॉर्क, अगर आप ये कॉर्क नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सपोज कोई गैस बन गई या कोई भी मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल गया, गैस बन के, गैस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मैटर, तो फिर आपका टोटल मास कभी भी बराबर नहीं आ सकता। इसीलिए इसमें क्या किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है, इसमें रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनते हुए कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं एस्केप हो सकता। तो ये एक सिंपल सेटअप है जो ये बात करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करता है कि जब आप इसके रिएक्टेंट का मास करते हो, फिर उसके प्रोडक्ट का रिएक्शन के बाद उसका मास करते हो, वो दोनों मास आपको बिल्कुल बराबर मिलेंगे और इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। ठीक है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकेंड लॉ जो हमें लेवोसियर ने दिया वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का जो लॉ था वो क्या कहता है, ये भी काफी सिंपल लॉ था। ये कहता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। मान लो कि हम सिंपली समझते हैं H2O। H2O एक आपका केमिकल सब्सटेंस हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, एक सब्सटेंस हो गया। तो H2O का एक मॉलिक्यूल, तो उसमें दो एलिमेंट हैं, वन इज हाइड्रोजन, अनदर वन इज ऑक्सीजन। तो ये 1:8
बाय मास पे इनका जो रेशियो होगा, यानी कि वाटर के अंदर दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो दोनों का जो मास का रेशियो होता है वो 1:8 होता है। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मीन्स एक फिक्स ही प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। ऐसा उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस ऑफ वाटर के साथ किया, चाहे वो टैप वाटर है, टैप से लिया हुआ पानी है, सी का पानी है, या फिर कुएं का पानी है, कहीं से भी उन्होंने पानी लिया हो, किसी कोई भी आप पानी इसमें देख सकते हैं। तो उसमें सब में जो प्रोपोर्शन है, जिस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा फिक्स होता है। दैट कम्स आउट टू बी 1:1:8, यानी 1:8 का जो इसमें रेशियो रहता है मास का। ये था सेकंड लॉ विच टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो दो लॉ थे, इन्होंने ही नींव रखी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये फिक्स प्रोपोर्शन में ही आपस में कंबाइन करते हैं और मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने पहली कोशिश की, जॉन डाल्टन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और इन्होंने करीबन 1808 में अपना पहला 1808, तो आप डेट नोट कर सकते हैं, 1808 में डाल्टन ने अपना जो पहला एटॉमिक थ्योरी रखा। तो ये पहली थ्योरी होने के नाते काफ़ी फेमस थी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन। तो अगेन लाइक आई सेड, बहुत पुरानी बात है। 1808 में इस तरह की बातें कहना बहुत बड़ी बात थी। हालांकि आज हमें ये सिंपल लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक और रेवोल्यूशनरी बातें थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल, जो डाल्टन ने कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो अब उन्होंने कह दिया कि सभी पार्टिकल्स हैं जो एटम से मिलकर बने हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो एटम से छोटा कोई भी कण हो ही नहीं सकता जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। तो एटम्स आर इनडिविजिबल। जो एटम्स हैं उनको आप आगे नहीं ब्रेक कर सकते, वो सबसे छोटे कण होते हैं। और एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही तरह का अगर कोई एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, तो उसके सारे एटम बराबर होंगे, और अलग अलग तरह के जो एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनके डिफरेंट होंगे। और एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स मीन या तो एक एटम कंबाइन करेगा या दो करेंगे। 1.5 एटम या 1.6 एटम इस तरीके से नहीं कंबाइन कर सकते। तो ये सारी बेसिक, द रिलेटिव मास, रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो ये सारे जो लेवोजियर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन सभी को आगे बढ़ाते हुए डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। और ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थ्योरी के थे, जिसने नींव पड़ी कि एटम चीज क्या है, और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, दैट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। फिर वो आज हम जानते हैं, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ से पता चला कि इनके अंदर कब कब किस किसने खोज की, इलेक्ट्रॉन की किसने खोज की, प्रोटॉन की किसने खोज की, न्यूट्रॉन की किसने की, और फिर उनके स्ट्रक्चर की कैसे, वो डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में आपको आएगी। अभी के लिए हम बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज एन एटम। तो एग्जैक्टली एक एटम की जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ क्या है। तो डाल्टन ने जैसे बोल दिया, इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट। उसी पे हम समझेंगे कि सबसे छोटे से छोटा कण है। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जब हम एटम की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट एटम, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर हम देखें, जैसे एक दीवार की हम संरचना देखें, तो वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी ईंटें। तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ये इसको बनाने वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। रिपीट करके आप एक ईंट को बार बार रिपीट करके पूरी दीवार बना सकते हो। यानी कि एटम एक मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे कण हैं जिनसे पूरा मैटर बना है।
तो अब जब हम एटम की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम कितने छोटे पार्टिकल्स की बात करें। तो एटम को का जो साइज होता है, साइज ऑफ द एटम, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द रेडियस फर्स्ट, तो अगर आप एक एटम को ऐसे माने तो जो रेडियस है, रेडियस हमें पता है एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, उसके सेंटर से उसके आउटर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस की जब हम बात करते हैं तो वो 10 to the power -9 मीटर। What is this 10 to the power -9 मीटर? Means 1/10⁻⁹ means 100 पार्ट, 1000 पार्ट, 10,000 पार्ट, इस तरीके से आप इसमें 9 zeros लगा लेंगे तो जाके, यानी दिस इज वेरी 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 स्मॉल पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम एक डॉट देखें, इसमें भी आपके लाखों लाख एटम्स हो सकते हैं, यानी कि हम वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स जो कि नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग दैट हम अब अगर आप इसको नॉर्मल उससे समझ सकते हो, एक 1 मीटर है, 1 मीटर है तो उसका हाफ मीटर ये एक बार में डिवाइड होने पे बनता है, और इसका 1/10 ये इसका 10वां हिस्सा है मान लो, फिर उसके 10वें हिस्से का फिर ये इसका 100वां हिस्सा है, फिर ये इसका 1000वां हिस्सा है। तो इस तरीके से इतना हिस्सा इसको डिवाइड करें 1/10⁻⁹ मीन्स 1.90। तो ये बहुत छोटा साइज हो जाता है एक साइज का, और इसको 1 नैनोमीटर बोल देते हैं, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर के साइज की हम बात करें, इतने छोटे साइज की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। जब एटम्स इतने छोटे हैं, द क्वेश्चन नाउ अराइजेस, जब एटम्स इतने छोटे हैं जो दिखाई भी नहीं देते, तो हम उनकी बात क्यों करते हैं, क्यों हम उनको स्टडी करते हैं? हम उनको स्टडी इसीलिए करते हैं क्योंकि जो एटम्स का प्रॉपर्टी है, एटम्स से ही आपका मैटर बना है, एटम से ही क्या बना है, आपका मैटर बना है। तो जो एटम की प्रॉपर्टी है वही मैटर की प्रॉपर्टी है। तो जैसे हमने देखा कि एलिमेंट एक खास तरह के एटम से मिलकर बना है, तो अगर सपोज हम वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, या फिर हम आयरन की बात करें, आयरन एक एलिमेंट है, आयरन हम सभी जानते हैं, आगे आप पढ़ोगे उनके सिंबल्स भी होते हैं, Fe का सिंबल हम दिखाते हैं। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो जो लोहा है, आयरन है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जो आपस में जिनसे मिलके मान लो वो बना हुआ है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनसे मिलके जो पूरे का पूरा एटम बना हुआ है, ये आयरन की शीट, इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है, अब आयरन में से इलेक्ट्रिक, अगर उसका एक एटम को आप देखोगे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, पूरा आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब जो उसके एक एटम की प्रॉपर्टी होगी, यानी अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो पूरे आयरन की वही प्रॉपर्टी होती है। तो उसके ऊपर वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का क्या इम्पैक्ट होता है, तो सारे जो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है वही सारे पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हम इनके, जैसे हम पूरी वॉल को स्टडी करने के बजाय हम उसकी एक छोटी ईंट को स्टडी कर लेते हैं, वही प्रॉपर्टीज पूरी के पूरी इनकी होती है। तो इस तरीके से एटम्स के बारे में स्टार्ट हुई, और उनके कुछ सिंबल्स भी दिए गए, इनिशियल सिंबल्स। आजकल हम सिंबल और देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ पुराने टाइम पे, डाल्टन के टाइम पे किस तरह से सिंबल जो है वो दिए गए। तो ये मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सिंबल, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स। मॉडर्न डे सिंबल्स अलग हैं। अब हम हाइड्रोजन को क्या है वो एच से, सिंपल एच से दिखा देते हैं हाइड्रोजन को, कार्बन को सी से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को ओ से दिखाते हैं, फॉस्फोरस को पी से दिखाते हैं, कॉपर को सी यू से दिखाते हैं। तो वो चीज़ नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास डिटेल में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखें कि डाल्टन ने हाइड्रोजन को इस तरीके से सिंबल बना लिया। तो इनके सिंबल्स बनाने बहुत जरूरी थे। सल्फर का सिंबल ये है, लेड का ये है, सिल्वर का, मरकरी का, प्लेटिना का, गोल्ड का, कॉपर का। तो इस तरीके से जो है ये पुराने सिंबल हैं। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन।